Hello everyone, I hope you all are fit and fine during this crisis of pandemic. मैं विजय सिन्हा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे आप लोग साइंस के लिए, तो हम लोग साइंस के पोर्शन लेके आए हैं और साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब साइंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उससे आपका जनरल स्टडीज़ में साइंस जो पोर्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरल स्टडीज़ में मतलब जनरल साइंस में जो हमारा जो मार्किंग है वो तो सबको पता ही होगा कि कितने क्वेश्चन आने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो जो झारखंड एसएससी है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल स्टडीज से, मतलब कह सकते हैं पूरा जीएस से 50 क्वेश्चन रहेगा। यानी मार्क्स कितना हो जाएगा तो 150, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलने जा रहे हैं तो 3 मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले अगर साइंस का क्या पोर्शन है इसमें, तो साइंस से क्वेश्चन आएंगे। साइंस से रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन साइंस से रहेगा जिसका मार्क्स मिलेगा आपको 60। ठीक, तो 60 नंबर अगर चाहिए तो साइंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस में भी क्या रहेगा, तो साइंस में भी रहेगा आपका बायोलॉजी भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा और केमिस्ट्री भी रहेगा। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे क्वेश्चन रहने जा रहे हैं। सब मिला के टोटल आपको 20 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स मिलने वाला है। और अगर कोई गलती हो गया तो 1 मार्क्स कट भी जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितना है, तो नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क्स का। यानी एक क्वेश्चन अगर सही बन जाए तो मिलेंगे 3 नंबर, गलत हो जाए तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है झारखंड एसएससी का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ये 2 महीने में 2 महीने बाद होने के चांसेस है इसका एग्जामिनेशन। तो इसका तैयारी अभी हम लोग करेंगे, 2 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। तो झारखंड एसएससी के लिए अगर हम लोग देखें तो साइंस के पोर्शन देखेंगे, तो साइंस में एक बार हम लोग इसका सब कुछ देखते हैं। तो साइंस के पोर्शन में हम लोग क्या है, तो यहाँ पे आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो 10th के बाद बायोलॉजी पढ़ते नहीं है और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कह सकते हैं जो एक रेशियो होता है अपना, वो बायो से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, फिर फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है। तो बायोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग आज सबसे पहले बायो ही स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी के पोर्शन को आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ समझते समझते। तो उस चीज़ को देखते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बोले तो बायो होता क्या है, तो बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब कि जीवों के बारे में अध्ययन करना है। यानी कि अगर हम लोग इसको बोले तो इसको तोड़ा जाए तो कह सकते हैं बायो मतलब होता है लिविंग या फिर इसको लाइफ कह सकते हैं। और लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी जो भी जीवित है यानी जो भी जीव है तो उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, तो उसी को बायोलॉजी कहते हैं। यानी लिविंग चीज़ों के बारे में, जीव की चीज़ों के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जो भी जिंदा है, जैसे हम जीवित हैं, आप लोग जीवित हो, तो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है कि उसके अंदर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिस्टम है। तो वो सब चीज़ों को बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो अगर पूछा जाए बायोलॉजी क्या है, तो सिंपली कह सकते हो आप कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो जीवित है उसके अध्ययन को, जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये इसका नॉर्मल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस तो बहुत है इसमें, सिलेबस तो इसमें बहुत कुछ हो जाएगा, बट हम लोग कुछ पोर्शन इसमें देखेंगे। जैसे कि अभी सिलेबस जो जारी किया गया है झारखंड एसएससी की तरफ से, तो उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ टॉपिक मेंशन किया गया है। जैसे सेल के बारे में बोला गया कि सेल से क्वेश्चन आएगा, कोशिका जिसको कहते हैं हिंदी में, कोशिका किससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा,
रक्त कहते हैं जिसको, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, ये सबसे क्वेश्चन आने जा रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे पोर्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते रह रहे हैं, सेल। तो सेल के बारे में ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये सेल होता क्या है। हाँ, तो सेल को अगर हम लोग बोल दें हिंदी में क्या कहते हैं सेल को, तो सेल को कहा जाता है कोशिका। ठीक, तो सेल क्या होता है, तो सेल को हिंदी में कहा जाएगा कोशिका। सेल होता क्या है, तो अभी हम लोग जैसे बोले बायोलॉजी में हम लोग को सिर्फ लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो जीवित है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग भी जीवित हैं, तो आखिर हम लोग बने किस चीज़ के होते हैं। अगर हम लोग अपने स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि हम लोग किस चीज़ के बने हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, या सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, वो होता है सेल। यानी हम लोग कह सकते हैं हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना होता है। जैसे ये घर है, ये बिल्डिंग जो होता है, ये सब किस चीज़ से बना होता है, ईंटों से बना होता है, ब्रिक्स। तो ईंटों से बना है, उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ईंटें हैं जिसको हम लोग सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका कहते हैं। ठीक, अब ये सेल किस चीज़ से बना है, अगर हम लोग इसमें भी देखें तो सेल बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसको अणु कह सकते हैं हम लोग हिंदी में। और अणु किस चीज़ से बने होते हैं, तो ये परमाणु से बने होते हैं, यानी एटम। तो कह सकते हैं हमारा जो बॉडी है, जैसे होता है कि ना एटम, तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े ही हैं कि जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ क्या चीज़ से बना है, एटम से बना हुआ। और उसी तरीके से हमारा बॉडी भी क्या है, बॉडी में भी ऑक्सीजन है, बॉडी में भी कैल्शियम है, बॉडी में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो ये सब एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इसी चीज़ों से सब कुछ बना होता है। तो हमारा बॉडी भी, हमारा सेल भी इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल का अगर हम लोग डेफिनेशन कह लें कि आखिर होता क्या है सेल, तो सिंपल से हम लोग कहते हैं जो भी जीवधारी है, यानी जो भी जीवित है, तो उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर यानी रचना, उनकी जो रचना हुई है वो किस चीज़ से हुई है, या फिर वो ऐसा चीज़ जिसके कारण वो कोई काम कर पाते हैं, यानी फंक्शन। हम लोग जो कोई काम कर पा रहे हैं, तो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है। तो अगर इसका हम लोग डेफिनेशन बोल लें, परिभाषा बोल लें, तो ये होता है कि किस सभी जीवधारियों के जो कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं। यानी कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। बड़ा ही आसान सा चीज़ है कि जो भी हमारी बॉडी की जो रचना हुई है, स्ट्रक्चर हुई है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो सेल से बना हुआ है। या फिर जिसके कारण हम लोग कोई फंक्शन कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, तो वो किस चीज़ से है, तो सेल से बना हुआ। तो अगर डेफिनेशन बोला जाए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्योंकि हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो मतलब जीवित। ठीक, सब कुछ जीवित से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये बायोलॉजी, ये सेल का एक डेफिनेशन है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो अगर इसके खोज के बारे में बोला जाए तो सबको पता ही है, ये रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। अगर सेल के बारे में बोले किसने खोज किया है, तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में इसके खोज किया था। 1665 में क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक जो है, इसने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें क्या है, एक कह सकते हैं बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ की छाल, जिससे कॉर्क बनता है। कॉर्क जानते हो आप लोग, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें कॉर्क होता है ना, तो वो जो कॉर्क होता है जिसके पीछे वाले हिस्से को कॉर्क कहते हैं हम लोग, बाकी आगे तो पंख लगा रहता है। तो वो जो कॉर्क होता है उसी बार्क ऑफ ट्री से बना रहता है। तो उसी को उसने माइक्रोस्कोप पे रख दिया। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था। अब उसने करा क्या कि यहाँ पे वो बार्क ऑफ ट्री यानी कि कॉर्क को रखा और फिर उसको देखने लगा। तो जब वो देखता है इस चीज़ को, तो उसको क्या दिख रहा है कि एक रूम जैसा चीज़ दिख रहा है। जैसे ये रूम होता है ना जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो उसी तरीके रूम दिखा और उस रूम में उसको कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखे, छोटा छोटा उसमें भी कुछ रचना देखी है उसको। तब उसने बोला ये जो है ये रूम है। अब रूम को ही हम लोग क्या है, सेला भी कहते हैं। यानी अगर हम लोग कह लें कि रूम को क्या कह सकते हैं, तो सेला, रूम जहाँ हम लोग रहते हैं। तो बाद में इसी सेला को क्या है, डिराइव किया गया सेल में। तो सेल क्या होता है, तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा उसको, जिसमें रूम जैसा स्ट्रक्चर और इसमें कुछ कुछ चीज़ें पाई गई। तो ये सब चीज़ कौन देखा है, तो रॉबर्ट हुक देखा। तो इसलिए कहा जाता है रॉबर्ट हुक को क्या कह देते हैं, कह सकते हैं हम लोग फादर ऑफ सेल भी कह सकते हैं। इसने सेल की खोज की है। ठीक है,
अब ये रॉबर्ट हुक का सेल के से रिलेटेड। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इससे हम लोग क्या है ना एमसीक्यू भी करते चलेंगे, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो ये बहुत सारे एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है आपका कि इस सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। दूसरा पूछा जाएगा कि क्या चीज़ था जिसमें उसने सबसे पहले सेल देखा है, तो कॉर्क आप नाम याद रख सकते हो या फिर बार्क ऑफ ट्री भी जान सकते हो। ठीक, बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाल जो होती है आउटर लेयर, उसको कह सकते हो। तो ये कॉर्क, अब इस चीज़ में उसने सबसे पहले खोजा। उसके बाद पूछा जाता है कब खोज किया गया, तो 1665 में खोज किया गया। ठीक, किधर चला गया वाइट बोर्ड। ठीक है, तो यानी कि बार्क ऑफ ट्री में इस तरीके से खोज हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की वो कैसा सेल था, वो जीवित था फिर या फिर मृत था, यानी कि डेड सेल था या लिविंग सेल था। तो इससे क्वेश्चन होता है तो एक डेड सेल था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा है वो क्या था, तो डेड सेल था, यानी मृत कोशिका कह सकते हैं। यानी अगर अभी तक हम लोगों से पूछा जाए क्या क्या है, तो पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो वो होता है रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो होता है एरिस्टोटल। तो अगर हम लोग एमसीक्यू भी साथ साथ करते चले तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे हम लोग एरिस्टोटल को। यानी इसको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, हिंदी में भी इसको हम लोग अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। तो अरस्तु यानी रॉबर्ट हुक या फिर अरस्तु, ये क्या है, तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, यानी जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। अच्छा, उसके बाद फादर ऑफ सेल कौन है, तो फादर ऑफ सेल यानी कोशिका के जनक किसको कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा रॉबर्ट हुक कहा जाता है। ठीक, लेकिन कैसा सेल इन्होंने खोजा था, तो डेड सेल। अगर डेड सेल की खोज इसने की है तो फिर लिविंग सेल की खोज किसने किया सबसे पहले, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने किया है, तो लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक या फिर एवी लीवेनहॉक हम लोग कह सकते हैं। सिंपल सा इनको लीवेनहॉक के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए कि सेल की खोज किसने किया, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक। उसके 9 साल के बाद यानी कि 1674 में क्या हुआ कि जो लीवेनहॉक है, बड़ा फेमस साइंटिस्ट है ये भी, तो लीवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया, तो जीवित कोशिका देखा। काय होता है ना जो एल्गी हरा रंग का, तो उसको क्या है उन्होंने माइक्रोस्कोप पे रखा और वो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिकाओं को देखे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सेल की खोज किसने किया, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक, सो सूक्ष्म जीवों का जो विज्ञान होता है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसके जनक किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो वो वही उन्हें लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। ठीक,
तो फादर लिवेनहॉक से 2 क्वेश्चन आ सकता है। एक है कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने किया, तो एवी लिवेनहॉक, या फिर पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो वो भी क्या होगा, लिवेनहॉक होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो ये हम लोगों का कुछ पार्ट था। ये सब सिर्फ हिस्ट्री है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोशिका से रिलेटेड कुछ इतिहास की, कैसे कैसे कोशिका की खोज हुई। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये कोशिका कितने तरीके के होते हैं, इसके टाइप्स कितने। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से समराइज करते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल। फादर ऑफ सेल कौन है, तो रॉबर्ट हुक। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कि सेल की खोज कैसे सेल पे किया गया था, तो डेड सेल। उसके अलावा पूछा जाता है उस सेल का नाम क्या है, तो कॉर्क कह सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि लिविंग सेल की खोज किसने किया, तो लिवेनहॉक। ठीक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो लिवेनहॉक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेल के टाइप्स कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल के प्रकार। यानी हम लोग कह सकते हैं कोशिका के प्रकार, क्योंकि सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, तो कोशिका कितने तरीके के हैं, तो ये कोशिका को 2 कैटेगरी में मेनली बांटा गया है। ठीक, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, हिंदी में भी उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे, इसको यूकैरियोटिक कहेंगे। ठीक, तो सेल के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक एक प्रिमिटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है बहुत पुराना या अविकसित, जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, जिसमें कुछ भी पाया नहीं जाता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और एक होता है यूकैरियोटिक, जिसका मतलब होता है बिल्कुल विकसित, जिसमें सब कुछ पाया जाता है। जैसे हम लोगों की जो कोशिकाएं हैं ये पूरी तरीके से विकसित है, इसमें सब कुछ पाया जाता है। तो अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो हम लोगों में क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल होता है। हम लोगों का सेल कैसा है, तो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, तो यूकैरियोटिक अगर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है, तो सिंपल सा अगर हम लोग अपनी भाषा में बात कर ले तो यूकैरियोटिक हम लोग कह सकते हैं कि अविकसित, अविकसित कहेंगे। और अगर हम इसमें बात कर लें तो ये विकसित कोशिका है, जिसको डेवलप सेल कह सकते हैं। ठीक, तो ये विकसित और अविकसित कोशिकाएं कह सकते हैं। क्यों है विकसित और क्यों है अविकसित, तो इसके पीछे लॉजिक बड़ा आसान सा है। जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि सेल जो होता है, जो कोशिका होता है, उसके अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। जैसे उसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होता है। तो ये सब चीजें हैं जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक, जैसे होता है ना कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, बिगेस्ट सेल क्या होता है, तो सबको पता होगा। बिगेस्ट सेल कहा जाता है ऑस्ट्रिच एग को, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको हम लोग बिगेस्ट सेल कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अंडा होता है वो क्या है, एक सेल है। अब सिर्फ ऑस्ट्रिच का अंडा ही सेल नहीं है, कोई भी अंडा ले लें, जैसे हम लोग जो मुर्गी वाला अंडा होता है, तो उस अंडे में हम लोग देखते हैं ना कि उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, और एक होता है उसके अंदर थोड़ा सा ठोस सॉलिड सा पार्ट होता है। तो उसी तरीके से कोशिका में होता है, जो भी कोशिका होता है उस कोशिका में 2 चीजें होती है। एक होता है जो सॉलिड सा पार्ट होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, यानी अंडे का जो येलो सा पार्ट है, पीला रंग का, उसको क्या कहेंगे हम लोग, केंद्रक, यानी न्यूक्लियस कहेंगे। और उसके अलावा जो लिक्विड वाला पार्ट है, द्रव्य पार्ट जो है, उसको कोशिका का द्रव्य कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है। अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या नहीं है,
तो अगर इस सेल में हम लोग बात कर लेना तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। मतलब अभी हम लोग जो बोल रहे हैं कि सेल के अंदर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक। तो इसमें ये केंद्रक होता ही नहीं है, एब्सेंट है ये। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसमें वो भी नहीं है, मतलब जो मेन चीजें कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब कहें तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एब्सेंट है, क्रॉस कर देता है, ये भी नहीं है। तो फिर इसके अंदर है क्या? इसके अंदर कुछ तो होगा। तो इसके अंदर है, इसके अंदर होता है राइबोसोम्स। हिंदी में भी इसको राइबोसोम ही कहते हैं। तो राइबोसोम का क्या काम है? तो सेल डिवीजन, मतलब उसको ग्रोथ कराने के लिए होता है। तो ये राइबोसोम्स होता है, ये इसमें है। उसके अलावा इसमें अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक में क्या है क्या नहीं है, तो इसमें तो सब कुछ है, ये तो विकसित है, इसके अंदर सब कुछ पाया जाएगा। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको ऐसे टिक कर देते हैं। इसके अंदर क्या है? तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यानी ये भी है, इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर क्या है, राइबोसोम जब इसमें है तो इसमें भी होगा ही, तो इसमें राइबोसोम्स भी है, ठीक। यानी ये सारा चीज है। अगर हम लोग इसका बोल रहे तो ये डिफरेंस है कुछ कुछ। देखें यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, दो तरीके की कोशिका होती है। एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दो तरीके का कोशिका है, एक है जिसको अविकसित कोशिका कहते हैं, दूसरा जो है वो विकसित कोशिका, यानी डेवलप और अनडेवलप सेल। इसमें देख लें तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, तो न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ठीक। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल्स क्या लें कि क्या एग्जाम्पल है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक है इसका एग्जाम्पल बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और यूकैरियोटिक में तो खैर बहुत कुछ है, जैसे इसमें अगर हम लोग बात कर लें तो एनिमल सेल, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्लांट सेल। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये सब इसके पार्ट होते हैं। एनिमल मतलब जंतु कोशिका, और प्लांट मतलब पादप कोशिका, पौधे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कह सकते हैं। हम लोगों को मेनली यही पढ़ना है, मतलब यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ना है कि कितने तरीके के सेल हैं, तो प्लांट और एनिमल। तो मेनली हम लोग प्लांट और एनिमल के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि प्लांट सेल कितने हैं, एनिमल सेल कितने हैं, ये सब चीज़ों को देखना है, ठीक। तो ये जो पार्ट था, ये टाइप्स ऑफ इसके सेल है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लें। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, तो सेल के बारे में पढ़े, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सेल की खोज किसने की, कैसा सेल था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि लिविंग सेल के बारे में खोज किसने किया। फिर टाइप्स ऑफ सेल देखे हम लोग कि कितने तरीके का सेल होता है, तो दो तरीके के, दो प्रकार के सेल हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। सेल होता क्या है, तो हर बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को कहते हैं, यानी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कहते हैं, ठीक। तो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें, इसको समझ लेते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल क्या है। तो प्लांट और एनिमल सेल, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में बोले कि कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, तो हम लोगों को मेनली यूकैरियोटिक सेल ही पढ़ना है। अब यूकैरियोटिक सेल में होते तो और भी सेल हैं, लेकिन हम लोग यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल को पढ़ेंगे कि ये प्लांट सेल क्या है या फिर एनिमल सेल क्या है, ठीक। प्लांट और एनिमल सेल, अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल क्या है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक स्टडी ऑफ सेल क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो पूछा जाता है स्टडी ऑफ सेल क्या है, तो इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये भी याद रखना है सबको। हाँ, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ये भी याद रखना है।
अब हम लोग क्या बोले कि यूकैरियोटिक सेल को कितने तरीके से पढ़ना है, प्लांट और एनिमल सेल की कैटेगरी में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सिंपल सा अभी हम लोगों ने देखा, हम लोग जैसे बोले कि जो सबसे बड़ा सेल क्या है, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछा जाएगा बिगेस्ट सेल क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका होता है ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लगभग 1.5 से 1.25 किलो का एक अंडा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। और ये अंडे जो होते हैं वो सेल के एग्जाम्पल है, तो ये सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा अंडा ही होगा। ठीक, तो सबसे बड़ी कोशिका। पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं हम लोग, तो सबसे छोटी कोशिका कहलाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है। इसका एक और नाम है, वो भी लिख सकते हैं हम लोग, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। यानी पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अपना आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो अपना आंसर होगा माइकोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो बीमारी फैलाता है। ठीक, तो ये हम लोगों का स्मॉलेस्ट सेल है। एक और क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट सेल क्या है। अगर हम लोग बोल लें लॉन्गेस्ट, यानी लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा, तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, तो ये होगा आपका न्यूरॉन। सब लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा, न्यूरॉन को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल्स कह सकते हैं। ये क्या होता है, तो जैसे हम लोग बोले ना कि हमारा पूरा बॉडी तो सेल का ही बना है। हमारे बॉडी का सेल, बॉडी का जो ब्रिक्स कह सकते हैं, स्ट्रक्चर जिस यूनिट से बना उसको सेल कहते हैं। तो हम लोगों का जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो भी सेल से बना होता है और उस सेल को न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो कहा जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगा, तो उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। यानी हमारे ब्रेन का जो तंत्रिका सिस्टम है, पूरा तंत्रिका तंत्र है, तो उसका जो इकाई है, रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, उसको कहा जाता है न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन है। ठीक, ये बहुत सब लंबा सा होता है स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे लंबा कोशिका क्या होगा, तो न्यूरॉन होगा। ठीक, तो इस तरीके से कुछ चीजें देखें हम लोग। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कोशिका किसको कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन को कहते हैं। ठीक, तो ये तो था पार्ट। अब हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे वो कितने तरीके के सेल होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो जैसे अभी हम लोग बोले अंडे में क्या होता है कि 2 तरीके की चीज़ है, तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। तो यूकैरियोटिक के बारे में अगर हम लोग देखें क्या क्या होता है, तो यूकैरियोटिक मेनली हम लोग 2 तरीके से देख रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला कि जो सेल होता है वो अंडा ही होता है। अंडा जो स्ट्रक्चर देखे वो एक कोशिका को हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो अंडे के अंदर क्या बताया कि एक सॉलिड सा पार्ट है, ठोस सा पार्ट है और एक लिक्विड सा पार्ट है। तो जो ठोस सा पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, यानी अंडे का जो पीला वाला पार्ट है वो केंद्रक है, और उसका जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, उसका द्रव्य, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अगर हम लोग इसी तरीके से थोड़ा सा इसको रिलेट कर लें, बाकी इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये प्लांट सेल है। तो अगर प्लांट सेल में हम लोग बोल दें तो प्लांट सेल में क्या होता है, तो प्लांट सेल में हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो प्लांट सेल में एक ये ठोस सा पार्ट है, ये जो ठोस सा पार्ट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक, ये जो ठोस सा पार्ट है ये क्या है, तो न्यूक्लियस है।
उसके अलावा जो इसका लिक्विड सा पार्ट है, ये जो पीला पीला सा जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसका, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका जो पीला सा पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म, या फिर कहते हैं साइटो मतलब होता है सेल, कोशिका। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो उसी तरीके से साइटो का जो लिक्विड है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इसका जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो। उसी तरीके से एनिमल में भी होता है, एक ठोस सा पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, और जो बाकी जो लिक्विड सा पार्ट है इसमें भी जो बैकग्राउंड सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। अब हम लोगों को क्या है, दोनों को अलग अलग पढ़ना है। जैसे न्यूक्लियस के बारे में अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद जो ये लिक्विड वाला पार्ट है उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो लिक्विड वाला पार्ट है, तो लिक्विड वाले पार्ट के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, काफी कुछ है। इसका जो द्रव्य है उसके अंदर काफी कुछ है। तो जैसे क्या क्या है, तो इसके द्रव्य के अंदर क्या होता है, जैसे कि द्रव्य के अंदर ही हो जाएगा राइबोसोम्स, इसी के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कहाँ पे होता है ये, लिक्विड वाले पार्ट में। तो अगर हम लोग बोल रहे क्या है, तो एक सॉलिड, एक सेल है जिसके अंदर एक ठोस सा पदार्थ है, बाकी लिक्विड सा पदार्थ है, द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो इस द्रव्य के अंदर सब कुछ पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, जो कि इसमें लिखा है सब कुछ। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो अभी के लिए हम लोगों का यहाँ तक हम लोग क्या समझे, तो एक बार हम लोग सबको समराइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि सेल क्या होता है, तो किसी भी जो जीवित चीज़ है उसके स्ट्रक्चर जिस चीज़ से बना है उसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक। उसके अलावा हम लोग इसके बारे में पढ़े कि खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। उसका लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो लेवेनहॉक ने। उसके अलावा हम लोगों ने इसके टाइप्स को थोड़ा देखा कि सेल आखिर कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो कोशिकाएं दो प्रकार की है, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है जो अविकसित है, जिसमें कुछ खास पाया नहीं जाता है। यूकैरियोटिक में से सब कुछ पाया जाता है, जैसे हम लोगों का जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम लोग बोले कि यूकैरियोटिक में दो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये था कि सेल के अंदर दो ही चीज़ होते ही हैं, एक होता है सॉलिड सा पार्ट जिसको केंद्रक कहते हैं, और एक होता है लिक्विड सा पार्ट जिसको साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सब प्लांट में होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।